ई वे बिल, इन शॉर्ट ई वे बिल, और अगर उसे पढ़ा जाए इलेक्ट्रॉनिक बे बिल, ठीक है, ई बे बिल सेक्शन 68। अब ई वे बिल जीएसटी के अंदर लाया गया। इसके पहले क्या था, ऑक्ट्राई टैक्स होता था, सीएसटी होता था, सेंट्रल सेल्स टैक्स। जब भी आप गुड्स मूव करते थे एक स्टेट के बाउंड्री से बाहर, तो वहां पर लगा रहता था अपना चेकिंग का, ठीक है, वहां चेकिंग होता था और उसके बाद गुड्स वहां से फिर आगे जाता था। अब ई वे बिल का जो कॉन्सेप्ट है थोड़ा अलग, वो विद इन द स्टेट भी चेक करता है मूवमेंट ऑफ गुड्स, और आउटसाइड द स्टेट तो कंपलसरी है कि चेक करता ही है मूवमेंट ऑफ गुड्स। तो ई वे बिल का पर्पस क्या है? ई वे बिल बेसिकली सिंपल टर्म में कहा जाए तो गवर्नमेंट को जानना था कि जो गुड्स है वो कहाँ से कहाँ मूव कर रहा है। नहीं समझे? मतलब मान लेता है मेरे पास गुड्स था, ठीक है, मेरे गोदाम में। अब ये गुड्स यहाँ से कहाँ गया ये सरकार को जानना है, ठीक है, और फिर वहाँ से कहाँ गया ये सरकार को जानने का इच्छा था। क्यों? ताकि सरकार आपके ऊपर निरंतर आपके ऊपर कंट्रोल रख सके कि आप टैक्स की चोरी ना करें। अगर सरकार को पता चल जाए गुड्स यहाँ से मूव हुआ, इसका मतलब या तो गुड्स यहाँ सप्लाई हुआ होगा या फिर गुड्स यहाँ से मूव हुआ होगा किसी और कारण से, जॉब वर्क के लिए हुआ होगा या अदर देन सप्लाई पर्पस के लिए हुआ होगा। वो आपको ई वे बिल के थ्रू बताना होता है कि क्यों गुड्स यहाँ से वहाँ मूव हो रहा है, ठीक है। तो अब ई वे बिल का कॉन्सेप्ट जब आया तो सरकार ने कहा कि ई वे बिल कंपलसरी होगा। किस पर कंपलसरी होगा? तो सबसे पहले आता है सेक्शन 68, ठीक है। सेक्शन 68 क्या कहता है? द गवर्नमेंट मे रिक्वायर द पर्सन इन चार्ज ऑफ अ कन्वेयंस कैरिंग एनी कंसाइनमेंट ऑफ गुड्स ऑफ वैल्यू एक्सीडिंग सच अमाउंट। अब ये कौन सा अमाउंट है हम लोग आगे जानेंगे। as may be prescribed to carry with him such document and such devices as may be prescribed, ठीक है। such document such devices हम लोग आगे जानेंगे, डिवाइसेस क्या होगा, डॉक्यूमेंट क्या होगा और वो अमाउंट क्या है, ठीक है। तो इस सेक्शन 68 क्या कहता है? जब भी गुड्स मूव करेगा, कन्वेयंस मतलब कोई भी घोड़ा गाड़ी जो भी हो, ठीक है, जब भी गुड्स मूव करेगा, ठीक है, तो वो अगर एक सर्टेन वैल्यू को एक्सीड करता है तो मूवमेंट के दौरान उस गुड्स के साथ सर्टेन डॉक्यूमेंट और सर्टेन डिवाइसेस जो कि रिक्वायरमेंट है सरकार का वो होना चाहिए। वो क्या है हम लोग आगे जानेंगे, ठीक है। रूल 138 बोलता है कि ई वे बिल एज द डॉक्यूमेंट टू बी कैरिड फॉर कंसाइनमेंट ऑफ गुड इन अ सर्टेन प्रिस्क्राइब्ड केस, ठीक है। रूल 138 कहा कि जो डॉक्यूमेंट है उसमें से एक डॉक्यूमेंट है ई वे बिल, जो कि आपको कैरी करना है मूवमेंट के दौरान, ठीक है, गुड्स के मूवमेंट के दौरान। रूल 138 ने ये कहा। 68 सिंपली ये कहता है कि आपको सर्टेन डॉक्यूमेंट सर्टेन डिवाइसेस उस गाड़ी में लगे होने चाहिए, सर्टेन डॉक्यूमेंट उस गाड़ी वाले के पास होने चाहिए जब भी गुड मूव कर रहा है, अगर वो सर्टेन अमाउंट को एक्सीड कर रहा है उसका वैल्यू, ठीक है। रूल 138 क्या कहता है कि सर्टेन डॉक्यूमेंट में से एक डॉक्यूमेंट जो है वो है ई वे बिल। आया समझ में? तो ई वे बिल है क्या, अब उसके बारे में जानते हैं। A bay bill is a receipt or a document issued by a carrier giving detail and instruction relating to the shipment of consignment of good, and the detail include name of consigner, consignee, the point of origin, destination, route, ठीक है। तो जो एक बे बिल होता है बेसिकली क्या होता है? बे बिल बताया गया पहले, बे बिल क्या होता है, ठीक है, मतलब ई वे बिल को हटा दीजिए। बे बिल क्या होता है? तो बे बिल होता है एक डॉक्यूमेंट जिसमें कम से कम ये चीजें मेंशन रहती है। क्या मेंशन रहती है? कि कंसाइनर कौन था, कंसाइनी कौन था, कहाँ से गुड को उठाया गया, कहाँ गुड्स को पहुंचाना है और किस रूट से वो ट्रेवल करेगा। समझ में आया? अब ई वे बिल क्या है? तो ई वे बिल है उसी का इलेक्ट्रॉनिक वर्जन। ई वे बिल इज अ कंप्लायंस मैकेनिज्म वेयर इन बाय वे ऑफ डिजिटल इंटरफेस, मतलब डिजिटल इंटरफेस मतलब कंप्यूटर के थ्रू। डिजिटल इंटरफेस, इंटरफेस का मतलब होता है किसी भी एप्लीकेशन का जो फर्स्ट पेज खुलता है ना खोलने के बाद, या फिर उसके अंदर कुछ भी आप ऑप्शन सेलेक्ट करने पे जो भी पेज खुलता है उसको इंटरफेस कहा जाता है। मैंने इंटरफेस उसमें जो इंटरेक्ट करता है, ठीक है, ऐप जिस पेज के थ्रू आपसे इंटरेक्ट करता है उसको इंटरफेस कहा जाता है, ठीक है। तो डिजिटल इंटरफेस, समझ गए? द पर्सन
causing the movement of good upload the relevant information prior to the commencement of movement of good। तो ई वे बिल क्या है? एक कंप्लायंस मैकेनिज्म है जो जीएसटी के अंदर लाया गया है, सरकार द्वारा इम्प्लीमेंट किया गया है, जहां पर वो पर्सन जो गुड्स का मूवमेंट जिसके कारण हो रहा है, वो पर्सन जो लाइबल है गुड्स के मूवमेंट, लाइबल कर रहा हूँ, वो पर्सन जिसके कारण गुड्स का मूवमेंट हो रहा है उसे अपलोड करना है रेलेवेंट इंफॉर्मेशन प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ मूवमेंट गुड, मैंने मूवमेंट शुरू होने के पहले, ठीक है, उसको अपलोड करना है। समझ में आ गया? एंड जनरेट ई वे बिल ऑन जीएसटी पोर्टल। इन अदर वर्ड, ई वे बिल इज एन इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट जनरेटेड ऑन जीएसटी पोर्टल एविडेंसिंग मूवमेंट ऑफ गुड, सिंपल टर्म में, ठीक है। बेनिफिट क्या होगा अगर आपके पास ई वे बिल है तो उसका बेनिफिट क्या है? तो फॉलोइंग आर द बेनिफिट ऑफ ई वे बिल मैकेनिज्म। पहला बेनिफिट, फिजिकल इंटरफेस हट गया, मतलब वो जो रोड पे खड़ा होकर आपके गाड़ी रुकवा के चेक करता था वो सिस्टम है, बट अब उस लेवल पे नहीं है। पहले क्या था कि अब हल्का सा भी मूव करते हैं तो हर बड़ा बड़ा टॉल बूथ पे देखते हो पूरा भीड़ लगा हुआ है, जाम लगा हुआ है, ठीक है। अब नहीं रहता, कारण क्यों क्या है? फिजिकल इंटरफेस हटा दिया गया, ठीक है, डिजिटल इंटरफेस लाया गया, रिजल्टिंग एलिमिनेशन ऑफ स्टेट बाउंड्री चेक पोस्ट। वही सेम चीज जो आपको बताया मैंने कि यहाँ पे बाय द वे ये स्टेट का बाउंड्री है, यहाँ से स्टेट बी शुरू होता है, तो यहाँ पे पूरा सारे ट्रक को रखवा के चेक करता था फिजिकली, ठीक है। और ऑक्ट्रॉय टैक्स, शायद नाम सुना हो आपने या सर्च करिएगा, ऑक्ट्रॉय टैक्स तो आ जाएगा। ऑक्ट्रॉय टैक्स कलेक्ट किया जाता था, ठीक है, गुड्स क्या थी यहाँ से स्टेट से स्टेट में आने पे, ठीक है, और जब वापस जाते तो ऑक्ट्रॉय टैक्स वापस भी होता था। खैर ऑक्ट्रॉय टैक्स अब बाहर है, कुछ मतलब वो सब कुछ जीएसटी के अंदर आ चुका है। इट विल फैसिलिटेट फास्टर मूवमेंट ऑफ गुड, ठीक है। इट विल इम्प्रूव द टर्न अराउंड टाइम ऑफ ट्रक। टर्न अराउंड टाइम मतलब कम समय में घूम के आ सकता है। अब यहाँ पे चेकिंग का जब पॉइंट ही हट गया, मतलब चेक होता है पर सैंपल बेसिस पे चेक किया जाता है, हमेशा चेक नहीं किया जाता, ठीक है। एंड हेल्प द लॉजिस्टिक इंडस्ट्री बाय इंक्रीजिंग द एवरेज डिस्टेंस ट्रैवल, रिड्यूसिंग द ट्रैवल टाइम एज वेल एज कॉस्ट। समझ में आ गया? अब हम लोग आते हैं कि ई वे बिल के लिए जनरेट करने के लिए आपको कौन सा फॉर्म भरना है। तो उस फॉर्म का नाम है फॉर्म जीएसटी EWB 01 इलेक्ट्रॉनिक वे बिल 01 ऑन द कॉमन पोर्टल, जो पोर्टल का नाम है www.ewaybillgst.gov.in, ठीक है। ई वे बिल कैन बी जनरेटेड थ्रू वेरियस मोड लाइक वेब, एंड्रॉयड ऐप, SMS यूजिंग बल्क अपलोड टूल, API, ठीक है, साइट टू साइट इंटीग्रेशन etc। उससे कोई मतलब नहीं है, MCQ हो भी सकता है, तो खाली ये पूछ सकता है आपसे कि कौन सा फॉर्म, ठीक है। तो GST EWB 01। अब आते हैं रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट, मतलब ई वे बिल जनरेट तो करना है जब गुड्स मूव करेगा तो, ठीक है। तो किस पर्सन को रजिस्ट्रेशन लेना है ई वे बिल के लिए? कहने का मतलब ई वे बिल के साइट पे किनको अपने आप को रजिस्टर करना है। The facility of generation, cancellation, updation and assignment of e-way bill is available to the available किसके पास है? तीनों के पास, सप्लायर के पास भी है, रिसिपिएंट के पास भी है, ट्रांसपोर्टर के पास भी है, ठीक है। एज द केस में भी the prerequisite for generation of e-way bill is that the person who generate e-way bill should be a registered person on GST portal and he should register on the e-way bill portal using his GSTN। तो कहने का मतलब ई-वे बिल फैसिलिटी हर किसी को अवेलेबल है, चाहे वो सप्लायर हो, चाहे वो रिसिपिएंट हो, चाहे वो ट्रांसपोर्टर हो। शर्त क्या है? सिर्फ और सिर्फ एक प्री कंडीशन है, मतलब आप तभी रजिस्टर कर पाएंगे ई-वे बिल पे अगर आपके पास वैलिड GSTN नंबर है। कहने का मतलब कि आप एक रजिस्टर्ड पर्सन हैं तो आप ई-वे बिल साइट पे रजिस्टर कर सकते हैं, ठीक है। अनरजिस्टर्ड ट्रांसपोर्टर के केस में क्या होगा समझिएगा। सबसे पहला बात, ई-वे बिल के सिस्टम में जनरली 3 लोग होता है, ठीक है। एक वो जिसके पास गुड्स है, मान लीजिए कि आप, ठीक है, यू। एक ट्रांसपोर्टर होता है जो कि मैं मान लेता हूं मी, और एक रिसिपिएंट होता है जो कि मिस्टर एक्स, ठीक है। तो मैं जब भी गुड्स डिलीवर करना हो, तो मैं आपको जब भी गुड्स डिलीवर करना हो तो आप मेरे पास आइएगा, बोलिएगा कि सर्टेन क्वांटिटी ऑफ गुड्स है, मुझे आपके यहाँ से वहाँ भेजवाना है, ठीक है। तो मैं बोलूँगा ठीक है, कहाँ भेजवाना? तो आप बोलिएगा मिस्टर एक्स के पास भेजवाना है। तो इस प्रोसेस में 3 लोग इन्वॉल्व होते हैं जनरली,
आपके 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 पास अपना ही ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस हो तो अलग बात है, ठीक है। जनरली 3 लोग इन्वॉल्व होते हैं। कौन? एक तो आप सप्लायर इन शॉर्ट, दूसरा ट्रांसपोर्टर और तीसरा रिसिपिएंट, ठीक है। अब ट्रांसपोर्टर के लिए कुछ बताया गया है। क्या बताया गया है? अगर ट्रांसपोर्टर अनरजिस्टर्ड है किसी कारणवश, अगर ट्रांसपोर्टर अनरजिस्टर्ड है किसी कारणवश, इफ ट्रांसपोर्टर इज जनरेटिंग द ई-वे बिल, पर जनरेट ई-वे बिल जनरेट कर रहा है वो ट्रांसपोर्टर ही जनरेट कर रहा है, ठीक है। बट ही इज नॉट रजिस्टर्ड पर्सन, कभी आपने पढ़ा कि मुझे ई-वे बिल साइट पे रजिस्टर होने के लिए जीएसटी नंबर चाहिए, कंपलसरी है। बिना जीएसटी नंबर के मैं ई-वे बिल साइट पे रजिस्टर्ड नहीं हो सकता। लेकिन एक ट्रांसपोर्टर है, ठीक है, उसे ई-वे बिल जनरेट करना है, क्योंकि अब कब ट्रांसपोर्टर जनरेट करेगा ई-वे बिल, कब रिसिपिएंट करेगा, कब सप्लायर करेगा, आगे जानिएगा, ठीक है। आगे आएगा वो पॉइंट जहां आपको बताया जाएगा कि ई-वे बिल जनरेट कौन करेगा, ट्रांसपोर्टर करेगा, सप्लायर करेगा, फिर रिसिपिएंट करेगा। अभी के लिए बस इतना समझिए, अगर ट्रांसपोर्टर को ई-वे बिल जनरेट करना है, ठीक है, तो वो रजिस्टर्ड नहीं है, तब वो क्या करे? तो उस केस में कहा गया इट इज मैंडेटरी फॉर हिम टू गेट इनरोल्ड ऑन ई-वे बिल पोर्टल, तो वो ई-वे बिल पोर्टल पे इनरोल कर सकता है अपने आप को। कैसे? उसके लिए उसे चाहिए होगा यूनिक ट्रांसपोर्टर आईडी कॉल्ड ट्रांसिन, ठीक है। यूनिक ट्रांसपोर्टर आईडी उस केस में उसको लेना पड़ेगा। इस ट्रांसिन का यूज करके, मैंने जीएसटी की जगह वो ट्रांसिन का यूज करके अपने आप को ई-वे बिल पोर्टल पे रजिस्टर कर सकता है और उसके बाद ई-वे बिल जनरेट कर सकता है। समझ गए? तो अगर ट्रांसपोर्टर अनरजिस्टर्ड है तो उस केस में उसे क्या चाहिए होगा? ट्रांसिन, यूनिक ट्रांसपोर्टर आईडी कॉल्ड ट्रांसिन, जो कि 15 डिजिट का होता है। तो आपका यहाँ पे भी एक एमसीक्यू है, पूछ सकता है आपसे कि ट्रांसपोर्टर अनरजिस्टर्ड है तो उसे क्या चाहिए? तो उन्हें चाहिए यूनिक ट्रांसपोर्टर आईडी कॉल्ड ट्रांसिन, ठीक है। अभी यूनिक ट्रांसपोर्टर आईडी या ट्रांसिन जो कहा जा रहा है वो क्या है? तो कहा गया यूनिक ट्रांसपोर्टर आईडी या फिर ट्रांसिन इज अ यूनिक नंबर जनरेटेड बाय ई-वे बिल सिस्टम फॉर अनरजिस्टर्ड ट्रांसपोर्टर once he enroll on system. It is similar to GSTN format and is based on a state code, PAN and checksum digit. सेम GSTN की तरह ही ये नंबर होता है जो उसे दिया जाता है। This transin or transporter ID can be shared by a transporter with his client who may enter this number while generating e-way bill for assigning goods to him for transportation. समझ में आ गया? कहने का मतलब, बाद में मैं सप्लायर हूँ, ठीक है, मैं सप्लायर हूँ, मुझे ई-वे बिल जनरेट करना है तो मुझे सारा डिटेल भरना पड़ता है, ठीक है। लेकिन अगर मैं सिर्फ ट्रांसिन डाल दूँ तो वो ऑटोमेटिकली सारा डिटेल मेरे लिए भर देगा ई-वे बिल पे, ठीक है। अगर ट्रांसपोर्टर अनरजिस्टर्ड है, अगर ट्रांसपोर्टर रजिस्टर्ड है तो मैं जीएसटीएन भर दूंगा उसका, तो भी वो ऑटोमेटिकली यानी कि मैक्सिमम डाटा उठा लेगा। बाकी कुछ डाटा आपको फीड करना होता है वो आप कर सकते हैं, ठीक है, समझ गए। अब आते हैं कॉमन एनरोलमेंट प्रोसेस फॉर रजिस्टर्ड ट्रांसपोर्टर हैविंग जीएसटीएन इन मल्टीपल स्टेट विद सेम पैन, ठीक है। अब क्या हुआ, एक कॉमन एनरोलमेंट प्रोसेस है, ठीक है, रजिस्टर्ड ट्रांसपोर्टर के लिए, उसके बाद जीएसटीएन है, समझे? मतलब एक ट्रांसपोर्टर जिसके पास जीएसटीएन हो उसके लिए एक और सुविधा दिया गया है। क्या सुविधा दिया गया है? देयर मे बी अ ट्रांसपोर्टर हु इज रजिस्टर्ड एंड हैज रजिस्ट्रेशन इन मोर देन वन स्टेट। हो सकता है एक ट्रांसपोर्टर है, उसका रजिस्ट्रेशन बिहार में भी है, यूपी में भी है, दिल्ली में भी है, गुजरात में भी है, राजस्थान में भी है, मुंबई में भी है, ठीक है। देन ही वुड हैव मोर देन वन जीएसटी, अब उसके पास एक से ज़्यादा जीएसटी है। और हमने ऊपर पढ़ा कि आपको ई-वे बिल पोर्टल रजिस्टर करने के लिए जीएसटीएन चाहिए, तब जब उसके पास एक से ज़्यादा जीएसटीएन है तो अब वो क्या करे? क्या हर स्टेट के लिए अलग अलग ई-वे बिल पोर्टल पर रजिस्टर करें? फॉर एग्जाम्पल हर जीएसटी के लिए अपना अलग अलग रजिस्ट्रेशन ले ई-वे पोर्टल पे? तो कहा गया नहीं, अ ट्रांसपोर्टर हु इज रजिस्टर्ड इन मोर देन वन स्टेट हैविंग द सेम पैन may apply for unique common enrollment number, समझे? तो उस केस में वो यूनिक कॉमन एनरोलमेंट नंबर के लिए अप्लाई करेगा, ठीक है, बाय सबमिटिंग द डिटेल इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म यूजिंग एनी वन ऑफ हिज जीएसटीएन। किसी एक जीएसटीएन का यूज करके वो एक यूनिक कॉमन एनरोलमेंट नंबर ले लेगा और उस यूनिक कॉमन एनरोलमेंट नंबर लेने के बाद वो उसका इस्तेमाल कर सकता है, ठीक है, समझ गए?
Upon validation of the detail furnished, a unique common enrollment number shall be generated and communicated to the said transporter. Once a transporter has obtained a unique common enrollment number, he shall not be eligible to use any of the GSTN for the purpose of e-way bill. तो जैसे ही आपको यूनिक कॉमन एनरोलमेंट नंबर मिल जाएगा तो उस केस में आप इसी को इस्तेमाल करिएगा ई-वे बिल पे रजिस्टर होने के लिए। समझ गए? ठीक है, आप इसी नंबर को यूज करके फिर अब अपना ई-वे बिल इशू करिएगा। आपको जीएसटी का जरूरत नहीं है ट्रांसपोर्टर को। अगर एक से ज़्यादा स्टेट में ट्रांसपोर्टर रजिस्टर्ड है तो यूनिक कॉमन एनरोलमेंट नंबर वो ले लेगा, उस यूनिक कॉमन एनरोलमेंट नंबर का ही वो इस्तेमाल करेगा फिर ई-वे बिल जनरेट करने के लिए। ठीक है, The way the transporter who are GST registered can generate a common enrollment number, we will allow him to use one registration number for generating the e-way bill and updating part B of e-way bill throughout the country. Only registered transporter which are having registered in multiple states with same plan can register in common enrollment process. तो पार्ट बी अपडेट करने के लिए यूज करेगा उसी को अपना। पार्ट बी क्या है आगे जानिएगा, पार्ट ए पार्ट बी दो ठो पार्ट होता है ई-वे बिल का, आगे हम लोग उसके बारे में जानेंगे। अभी के लिए बस आपको क्या समझना है कि अगर अनरजिस्टर्ड है तो ट्रांजिशन लेना पड़ेगा, अगर रजिस्टर्ड है मल्टीपल स्टेट में तो वो कॉमन एनरोलमेंट नंबर ले सकता है। ठीक है, समझ गया? और उसी कॉमन एनरोलमेंट नंबर का यूज कर सकता हूँ अपडेट करने के लिए पार्ट बी, जनरेट करने के लिए ई-वे बिल, अपडेट करने के लिए पार्ट बी। ठीक है, थ्रू आउट द कंट्री, मतलब कि हर जीएसटीएन के लिए, जो भी जैसे मान ले यूपी में एक जीएसटी था और एक जीएसटी दिल्ली में था। ठीक है, तो यहाँ भी वो कॉमन एनरोलमेंट नंबर यूज कर लेगा और यहाँ भी कॉमन एनरोलमेंट नंबर का यूज करके पार्ट बी अपडेट कर सकता है, ई-वे बिल जनरेट कर सकता है। यहाँ के जीएसटी से कोई मतलब नहीं, यहाँ के जीएसटी से कोई मतलब नहीं उस केस में। ठीक है, अब आता है ई-वे बिल कब जनरेट करना है, कब जनरेट करना है। ठीक है, कब जनरेट करना है ई-वे बिल, तो कहा गया whenever there is a movement of goods, जब गुड्स का मूवमेंट होगा तब जनरेट करना है, पर उसका कंसाइनमेंट वैल्यू कितना होना चाहिए, कम से कम 50,000 से ज़्यादा, एक्सीडिंग 50,000। मतलब अगर 50,000 है तो इशू करने का जरूरत नहीं है, 50,000 से ज़्यादा है तब इशू करना है। ठीक है, इन रिलेशन टू सप्लाई, अगर वो मूवमेंट सप्लाई के लिए हो रहा है, अगर वो मूवमेंट सप्लाई के लिए नहीं हो रहा है तो भी करना है। समझ में आ गया? अगर मूवमेंट सप्लाई के लिए नहीं मतलब जॉब वर्क, फॉर एग्जांपल जॉब वर्क। ठीक है, या दूसरा एग्जीबिशन के लिए जा रहे हैं आप दूसरे स्टेट में। ठीक है, या आपका आर्ट वर्क का मूवमेंट था, याद होगा एग्जांपल में वहाँ पिछले वाले चैप्टर में बताया था आर्ट वर्क के बारे में। तो उन वाले केस में फॉर रीजन अदर देन सप्लाई के लिए भी आपको अगर गुड्स का मूवमेंट हुआ तो चाहे सप्लाई हो चाहे सप्लाई ना हो आपको ई-वे बिल जनरेट करना है ड्यू टू इनवर्ट सप्लाई फ्रॉम एन अनरजिस्टर्ड पर्सन। और आपको ई-वे बिल उस टाइम भी जनरेट करना है अगर आप किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन से सामान खरीद रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी समझने के लिए समझिएगा, एक अनरजिस्टर्ड पर्सन था, उससे आपने सीमेंट का वो बिजनेस करता है। ठीक है, वो अनरजिस्टर्ड था, आपने उससे 1 लाख रुपए का सीमेंट खरीदा। अब ऑब्वियस बात है प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं पॉसिबल है, बट क्या कि किताब की बातें और एग्जाम की बात है तो आपको समझने के लिए समझा रहा हूँ। कोई वे बिल जनरेट नहीं करता पर करना चाहिए। सीमेंट है, ठीक है, उसका वैल्यू 1 लाख रुपया है। अगर इसका मूवमेंट होता है और ये अगर अनरजिस्टर्ड है तो उस केस में कौन करेगा, रिसिपिएंट इशू करेगा। ठीक है, रिसिपिएंट ही इशू करेगा ई-वे बिल अगर रिसिपिएंट रजिस्टर्ड है, अगर रिसिपिएंट रजिस्टर्ड है। ठीक है, ड्यू टू इनवर्ट सप्लाई फ्रॉम एन अनरजिस्टर्ड पर्सन। अब the registered person who causes such movement of goods shall furnish the information into said good as specified in part A of form GST EWB 01 before commencement of such movement। तो समझ गए? तो वो रजिस्टर्ड पर्सन जिसने मूवमेंट काउज किया गुड का, इस वाले केस में एग्जांपल के तौर पे इस वाले केस में क्या सप्लायर अनरजिस्टर्ड था, रजिस्टर्ड कौन था, रेसिपिएंट। तो मूवमेंट जिसने काउज किया, रजिस्टर्ड पर्सन जिसने मूवमेंट काउज किया, रजिस्टर्ड पर्सन जिसने मूवमेंट काउज किया, तो यहाँ पे रजिस्टर्ड पर्सन ये था, मूवमेंट कौन से कारण हुआ, इसके कारण हुआ, तो इशू कौन करेगा, ये। ठीक है, लेकिन इस वाले केस में इंस्टेंट सप्लाई अगर सप्लायर रजिस्टर्ड है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो उस केस में सप्लायर ही का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ई-वे बिल जनरेट करे। ठीक है, समझ गए?
सप्लायर का फर्स्ट और प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ई वे बिल जनरेट करना, लेकिन अगर एमसीक्यू आता है तो उसमें ध्यान दीजिएगा सप्लायर लिखा सिर्फ मतलब नहीं है, वहाँ ध्यान दीजिएगा रजिस्टर्ड पर्सन जो दोनों में से रजिस्टर्ड होगा, सप्लायर रिसिपिएंट ट्रांसपोर्टर, ठीक है, जो रजिस्टर्ड होगा और जो मूवमेंट काउज करेगा उसको ई वे बिल जनरेट करना है। समझ गए? जैसे यहाँ पे देख लिया ड्यू टू इनवर्ट सप्लाई फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन, तो उस केस में रिसिपिएंट रजिस्टर्ड है तो वो इशू करेगा, वही चीज हो गया। ठीक है, अब पार्ट ए भरना है उस इंसान को जिसने मूवमेंट काउज किया, तो पार्ट बी कौन भरता है? पार्ट बी भरता है ट्रांसपोर्टर। समझ गए? पार्ट ए में क्या जाता है अब बता देता हूं, अब समझ सकते हैं कि पार्ट ए में क्या जाता है। पार्ट ए में जाता है सप्लायर का डिटेल, रिसिपिएंट का डिटेल, डेस्टिनेशन, प्लेस ऑफ सप्लाई, इस तरह का डिटेल जो होता है, माने कि इनवॉइस के अंदर डिटेल जो होता है वो यहाँ जाता है। पार्ट बी में क्या जाता है? पार्ट बी में जाता है ट्रक का नंबर, ठीक है, व्हीकल नंबर, ट्रक का डिटेल, और मैंने बेसिकली व्हीकल का डिटेल जो होता है ना वो पार्ट बी में जाता है, सिंपल टर्म में समझिए, और ये ट्रांसपोर्टर को पता होता है। समझ में आया? अब जैसे मेरे पास 50 गाड़ी है, ठीक है, 50 फुट ट्रक है, अब किस ट्रक से मैं मूव करूंगा आपको क्या मालूम? तो आप बस पार्ट ए भर दीजिएगा, मेरा ट्रांजिट डाल दीजिएगा, या फिर मेरा कॉमन एनवायरमेंट नंबर डाल दीजिएगा, या फिर मैं सिंगल स्टेट में हूं तो मेरा जीएसटीएन डाल दीजिएगा, हो गया, मेरे पोर्टल पे आ जाएगा, मैं अपने पोर्टल पे जाऊंगा, एक्सेप्ट करूंगा, पार्ट बी फिल करूंगा कि हाँ अब मैं मूवमेंट करने वाला हूं, तभी फिल करूंगा, जस्ट बिफोर द मूवमेंट फिल। क्यों? क्योंकि ई वे बिल का एक टाइम लिमिट होता है, इसलिए जस्ट बिफोर द मूवमेंट ऑफ गुड्स, जैसे ही गुड्स मेरे पास से मूव होना स्टार्ट होगा मैं पार्ट बी भरूंगा, पार्ट बी भरने के बाद मैं ई वे बिल जनरेट करूंगा और ड्राइवर को दे दूंगा, ठीक है, समझ गया, और आपको भी कॉपी भिजवा दूंगा। तो इस तरह से होता है। अब it is important to note that information is to be furnished prior to the commencement of movement of good and is to be issued whether the movement is in relation to a supply or for reason other than supply। समझ में आ गया? अब आता है who cause movement of good। अगर सप्लायर रजिस्टर्ड है, अभी कहा अगर सप्लायर रजिस्टर्ड है, बताया अभी आपको, एंड अंडरटेक्स टू ट्रांसपोर्ट द गुड। अब ध्यान रहे सप्लायर रजिस्टर्ड से मतलब नहीं है, अगर दोनों में से कोई भी अनरजिस्टर्ड है तो जो रजिस्टर्ड है वो इशू करेगा, ये तो क्लियर है। अगर दोनों में से कोई भी अनरजिस्टर्ड है तो जो पर्सन रजिस्टर्ड है वो इशू करेगा, ठीक है। लेकिन अगर सप्लायर रजिस्टर्ड है, ठीक है, रिसिपिएंट अनरजिस्टर्ड हो उसको मतलब नहीं है अभी, अगर सप्लायर रजिस्टर्ड है तो वो तभी इशू करेगा अगर वो कहता है कि मैं ही मूवमेंट करूंगा, अंडरटेक्स टू ट्रांसपोर्ट द गुड। अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी उसका है गुड्स मेरे घर तक पहुंचाना, किसका? सप्लायर का। अगर सप्लायर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि गुड्स मेरे घर तक पहुंच जाए तो उस केस में सप्लायर मूवमेंट काउज किया तो ई वे बिल कौन इशू करेगा? सप्लायर। समझ गए? अगर रिसिपिएंट खुद से अरेंज कर रहा है ट्रांसपोर्ट तो मूवमेंट किसने काउज किया? रिसिपिएंट ने। लेकिन इफ गुड्स आर सप्लाइड बाय एन अनरजिस्टर्ड सप्लायर टू अ रजिस्टर्ड रिसिपिएंट, उस केस में माना जाएगा कि मूवमेंट काउज किया किसने? रिसिपिएंट ने, ठीक है। द रिसिपिएंट इज नोन एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द मूवमेंट ऑफ गुड। समझ में आ गया? कहने का मतलब सिंपल टर्म में आप समझिएगा, अगर सप्लायर रजिस्टर्ड है और उसने कहा कि मैं ही गुड्स का मूवमेंट करूंगा, माने कि अंडरटेक्स द ट्रांसपोर्ट, मैं आपके घर पे एसी पहुंचा दूंगा, ठीक है, इफ ही अंडरटेक्स द ट्रांसपोर्ट, उस केस में मूवमेंट किसने काउज किया? सप्लायर ने, ठीक है। और ई वे बिल कौन इशू करेगा? जो मूवमेंट काउज करेगा। अगर रिसिपिएंट रजिस्टर्ड है, अगर रिसिपिएंट रजिस्टर्ड है और वो कहता है कि मैं खुद से ट्रांसपोर्ट करूंगा गुड, मेरा प्रॉब्लम है वो, मतलब मैंने एसी खरीदा और मैंने कहा मैं खुद अपने से ठेला बुक कर लूंगा, ठीक है, सिंपल टर्म में समझने के लिए मैंने कहा मैं खुद ठेला बुक कर लूंगा, आप बस एसी दे दो मुझे, तो इस केस में मूवमेंट किसने काउज किया? रिसिपिएंट ने। तो इशू कौन करेगा? ई वे बिल जिसने मूवमेंट काउज किया, मतलब रिसिपिएंट। लेकिन अगर रिसिपिएंट रजिस्टर्ड है और सप्लायर अनरजिस्टर्ड है तो उस केस में भले सप्लायर अंडरटेक कर ले ट्रांसपोर्ट, पर इशू कौन करेगा?
डीम्ड क्या होगा, यहाँ पे डीम्ड सेक्शन है, मूवमेंट शैल सेड टू बी कॉज्ड बाय सच रेसिपिएंट, समझ में आ गया। तो अगर सप्लायर अनरजिस्टर्ड होगा तो उस केस में मान लिया जाएगा, भले ही वो अंडरटेक कर रहा हो ट्रांसपोर्ट करना, कि मूवमेंट कॉज बाय रिसिपिएंट हो जाएगा, समझ गए। तो अगर सप्लायर अनरजिस्टर्ड है उस केस में अगर सप्लायर भले ही ये कह दे कि ये मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है गुड्स आपके एसी आपके घर तक पहुंच जाए, फिर भी माना जाएगा कि रिसिपिएंट अनरजिस्टर्ड है तो मूवमेंट उसी ने कॉज किया है, क्योंकि सप्लायर अनरजिस्टर्ड है तो वो कहाँ से ई वे बिल जनरेट करेगा, क्योंकि उसके पास क्या नहीं है, उसके पास जीएसटीएन नहीं है। अगर जीएसटीएन नहीं है तो ई वे बिल पे वो कैसे इशू करेगा, समझ में आ गया। जब रजिस्टर कर पाएगा तभी तो इशू करेगा, जब रजिस्टर ही नहीं कर पाएगा तो इशू कहाँ से करेगा, ठीक है। यहाँ तक कुछ दिक्कत। हाँ, अब इसमें एक चीज छूट गया, वो क्या है, दोनों अनरजिस्टर्ड है तो क्या होगा, ठीक है, तो आगे देखेंगे जब दोनों अनरजिस्टर्ड हो तो क्या होगा। कंसाइनमेंट वैल्यू ऑफ गुड्स सेल, अब कंसाइनमेंट वैल्यू कहा 50,000, अभी कंसाइनमेंट वैल्यू क्या है, सवाल आता है, कंसाइनमेंट वैल्यू है क्या। कंसाइनमेंट वैल्यू एक्सीडिंग 50,000 कहा गया, 50,000 से अधिक, मैंने 50,000 1 रुपया का है तो आपको ई वे बिल जनरेट करना है, लेकिन ये 50,000 रुपया क्या सिर्फ टैक्सेबल वैल्यू है या टैक्सेबल वैल्यू प्लस जीएसटी। तो कहा गया जो आप सेक्शन 15 के हिसाब से, मैंने वैल्यू ऑफ सप्लाई के हिसाब से जो आप वैल्यू निकालते हैं वो, समझ गए, प्लस सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, आईजीएसटी, सेस, समझ में आ गया, कोई दिक्कत। और अगर आप डिक्लेयर्ड इन इनवॉइस, अ बिल ऑफ सप्लाई, डिलीवरी चलान एज द केस में भी इशूड इन रिस्पेक्ट ऑफ स्टेट कंसाइनमेंट, तो इसी का पार्ट है। डिटरमाइन अकॉर्डिंग टू प्रोविजन ऑफ सेक्शन 15, डिक्लेयर्ड इन इनवॉइस या बिल ऑफ सप्लाई, वैसे बात है, या तो आप इनवॉइस इशू करेंगे या बिल ऑफ सप्लाई इशू करेंगे या डिलीवरी चलान इशू करेंगे, ठीक है। उसमें आपको जोड़ देना है, क्या जोड़ना है, सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, आईजीएसटी। अगर इनको जोड़ने के बाद, मतलब कहने का मतलब है इनवॉइस वैल्यू, कंसाइनमेंट वैल्यू का मतलब है इनवॉइस वैल्यू, इनवॉइस वैल्यू इक्वल्स टू कंसाइनमेंट वैल्यू, ठीक है। अब इनवॉइस वैल्यू क्या होता है, टैक्सेबल वैल्यू प्लस सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, आईजीएसटी, जीएसटी सेस, समझ गया। एज द केस में भी मतलब सीजीएसटी एसजीएसटी होगा तो यूटीजीएसटी नहीं होगा, सीजीएसटी यूटीजीएसटी हो सकता है, आईजीएसटी होगा तो ये तीनों नहीं होगा, ठीक है। Shall exclude the value of exempt supply of good where the invoice is issued in respect of both exempt and taxable supply of good। अगर इनवॉइस में दोनों चीज है, क्या है, अगर इनवॉइस में लिखा हुआ है एग्जाम्प्ट सप्लाई, टैक्सेबल सप्लाई, एग्जाम्प्ट सप्लाई का वैल्यू 10,000, टैक्सेबल सप्लाई का वैल्यू 41,000, ठीक है, दोनों को जोड़ के 51,000। तो आप ये है कि अब इशू करना पड़ेगा, नहीं इशू करना है, एग्जाम्प्ट सप्लाई को हटाने के बाद 41,000 है, 50,000 से कम है तो इशू नहीं करना। वही चीज कहा गया, शैल एक्सक्लूड द वैल्यू ऑफ एग्जाम्प्ट सप्लाई ऑफ गुड्स वेयर द इनवॉइस इज इशूड इन रिस्पेक्ट ऑफ बोथ एग्जाम्प्ट एंड टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स। In case of movement of good for reason other than supply, the movement is occasioned by mean of delivery चालान। हम लोग पढ़ा था पिछले चैप्टर में हम लोगों ने कि डिलीवरी चालान के साथ मूव करेगा अगर अदर देन सप्लाई है केस, तो विच हैज नेसेसरली कंटेन द वैल्यू, उसमें वैल्यू ऑफ गुड्स होना चाहिए, डिलीवरी चालान के अंदर वैल्यू ऑफ गुड्स लिखा होना चाहिए। तो जो वहां पे वैल्यू लिखा होगा उसी वैल्यू को आप लेकर के क्या निकालिएगा कि कंसाइनमेंट वैल्यू 50,000 से एक्सीड हुआ कि नहीं हुआ, समझ गए। अब देखिए एग्जाम्पल भी दिया हुआ है आपके लिए, भानु प्रताप शू मैन्युफैक्चरर रजिस्टर्ड इन पंजाब सोल्ड शू टू रिटेल सेलर इन गुजरात, वैल्यू था 48,000 एक्सक्लूडिंग जीएसटी 18%, पर जीएसटी जोड़ने के बाद 56,640 हो गया। अब इस केस में ई वे बिल जनरेट करना है, ठीक है। देखा जाए तो टैक्सेबल वैल्यू तो कम था लेकिन जीएसटी जोड़ने के बाद ज़्यादा हो गया कंसाइनमेंट वैल्यू, ठीक है, 50,000 से, तब ई वे बिल इशू करना मैंडेटरी है। सेकंड एग्जांपल सिटी टेक्सटाइल, सेम चीज है, डिलीवरी चालान में 48,000 लिखा हुआ था, डिलीवरी चालान में 48,000 लिखा हुआ था, ठीक है। सिंस द मूवमेंट ऑफ गुड इज फॉर रीजन अदर देन सप्लाई द वैल्यू गिवन इन डिलीवरी चालान इज अडॉप्टेड, ठीक है। अगर डिलीवरी चालान का केस है तो उस केस में जो वैल्यू उसमें डिक्लेयर्ड है वही वैल्यू माना है, उसमें जीएसटी मत जोड़ दीजिएगा, ठीक है।
जो वहाँ लिखा रहेगा, जो डिलीवरी चलान में जो वैल्यू दिया हुआ है बस उसको देखना है। जीएसटी क्वेश्चन कैसे बना, देखिए एमसीक्यू कैसे बनाएगा, एमसीक्यू कैसे बनाएगा, लिखेगा कि डिलीवरी चलान में जो वैल्यू डिक्लेयर्ड है वो है 48,000 और इस गुड्स पे जीएसटी रेट एप्लीकेबल होता है 18%, और जो सप्लाई है अदर देन, मतलब ये जो मूवमेंट है अदर देन सप्लाई है। ये बनेगा आपका एमसीक्यू क्वेश्चन। आप बोलेगा बताइए आप ई वे बिल इशू करिएगा कि नहीं, तो आप क्या करिएगा 48 + 18, कंसाइनमेंट वैल्यू 50,000 से एक्सीड कर गया तो इशू होगा, लेकिन बेसिकली इशू नहीं होगा। क्यों इशू नहीं होगा? क्योंकि डिलीवरी चलान के केस में जीएसटी को नहीं जोड़ना है, जो वैल्यू डिक्लेयर है चलान के अंदर उसी वैल्यू को कंसिडर करना है। हाँ, अगर ये वैल्यू 56,000 रुपया लिखा होता या 51,000 रुपया लिखा होता तो उस केस में ई वे बिल आप इशू करते हैं। अब कुछ केसेस ऐसा है जहां वैल्यू हो सकता है 50,000 से कम हो, फिर भी आपको इशू करना है ई वे बिल। कब? अगर इंटर स्टेट ट्रांसफर हुआ है गुड्स का बाय प्रिंसिपल टू जॉब वर्कर, ठीक है, मतलब मूवमेंट अदर देन सप्लाई, मतलब जॉब वर्कर का केस हो, इंटर स्टेट ट्रांसफर हो, मतलब आपका जॉब वर्कर सेम स्टेट में नहीं है, जॉब वर्कर स्टेट बी में है और आप स्टेट ए में है। इस केस में आपको ई वे बिल कंपलसरी इशू करना है, भले ही वैल्यू 50,000 से कम हो कंसाइनमेंट वैल्यू, ठीक है। वेयर गुड्स आर सेंट बाय प्रिंसिपल लोकेटेड इन वन स्टेट और यूनियन टेरिटरी टू अ जॉब वर्कर लोकेटेड इन अनदर स्टेट और टेरिटरी, द ई वे बिल शैल बी जनरेटेड आइदर बाय द प्रिंसिपल or the job worker if registered irrespective of the value of consignment। इस केस में कंसाइनमेंट का वैल्यू से कोई मतलब नहीं है। अगर 10 रुपए का भी सामान मूवमेंट हो रहा है लेकिन इंटर स्टेट है और वो प्रिंसिपल टू जॉब वर्कर हो रहा है तो उस केस में ई वे बिल कंपलसरी है। समझ गए? मूवमेंट और सप्लाई में और भी केसेस है पर यहाँ पे जॉब वर्क है सिर्फ, ठीक है, तो उसके लिए बताया गया। दूसरा बताया गया इंटर स्टेट ट्रांसफर ऑफ हैंडीक्राफ्ट गुड बाय अ पर्सन एग्जम्प्टेड फ्रॉम ऑब्टेनिंग रजिस्ट्रेशन। आपको पता होगा हैंडीक्राफ्ट गुड्स के केस में बोला गया कि आप सामान लेके दूसरे स्टेट में जा सकते हो बेचने के लिए, आपको रजिस्ट्रेशन लेने का कोई जरूरत नहीं है जब तक 20 लाख से एक्सीड नहीं करता आपका सप्लाई, ठीक है। ये आपको चैप्टर शुरू के चैप्टर में ही था। तो वेयर हैंडीक्राफ्ट गुड्स आर ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन स्टेट टू यूनियन टेरिटरी अनदर स्टेट और यूनियन टेरिटरी बाय अ पर्सन हु हैज बीन एग्जम्प्टेड फ्रॉम द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑब्टेनिंग रजिस्ट्रेशन, एग्जम्प्टेड है तभी, ठीक है। द ई वे बिल शैल बी जनरेटेड बाय द सेड पर्सन इररिस्पेक्टिव ऑफ वैल्यू ऑफ कंसाइनमेंट। उस केस में उसे ई वे बिल इशू करना है इररिस्पेक्टिव ऑफ द वैल्यू ऑफ कंसाइनमेंट, उस केस में भी। अब हैंडीक्राफ्ट गुड क्या था? हैंडीक्राफ्ट गुड नोटिफिकेशन नंबर 56/2018 दिस एंड दैट which exempt the casual taxable person making interstate taxable supply of such handicraft good from obtaining registration up to a specified turnover limit 20 लाख, ठीक है। अरे इंटर स्टेट सप्लाई करने पे कंपलसरी रजिस्ट्रेशन था, पर हैंडीक्राफ्ट गुड्स के लिए कहा गया था कि कोई दिक्कत नहीं है, 20 लाख नहीं पार करोगे तब तक की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब आता है बिल टू शिप मॉडल। इसमें क्या होता है? इसमें होता है ए बोलता है बी को कि सी को दे दो सामान, ठीक है, नहीं समझे? एग्जाम्पल ए और बी सप्लायर था, ए सप्लायर था सी का, ठीक है, ए सप्लायर था सी का, ए रिसिपिएंट था बी का। ए ने कहा कि मुझे आपसे गुड ए चाहिए, ठीक है, गुड ए मान लेते हैं, गुड ए था, ठीक है, गुड ए चाहिए, बोला ठीक है मैं सप्लाई कर देता हूँ। बट उसके बीच में ए से सी ने कहा कि मुझे भी कुछ गुड्स चाहिए जो ये सर्टेन क्वांटिटी है, ये दिस एंड दैट है, ठीक है, वो गुड ए ही था। तो ए क्या कहेगा कि मेरे पास सामान ना भेज, सीधा सी को भेज दो। तो यहाँ पे दो एग्रीमेंट है, एक तो ए और सी के बीच और एक ए और बी के बीच, समझ गए? तो इस केस में ई वे बिल कौन इशू करेगा? सवाल आया। तो उसके बारे में बताया गया कौन इशू करेगा ई वे बिल, ठीक है।
तो in this complete scenario, two supplier involved, accordingly two tax invoices are required. एक टैक्स इनवॉइस कौन इशू करेगा? ए सी को और एक बी ए को, ठीक है? एक इशू करेगा बी ए को, समझ गए? तो दो इनवॉइसेज है, और पहले आपने पढ़ भी रखा है इसके बारे में कि ए से बी और ए से सी दो सप्लाई हो रहा है, उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई में क्वेश्चन भी था इसका, ठीक है? तो इनवॉइस वन इशू होगा, बी ए को करेगा एक इनवॉइस इशू, और एक ए सी को करेगा, ठीक है? It is clarified that as per CGST rule 2017, for the movement of good which is taking place from B to C on behalf of A, either A or B can generate e-way bill. A भी कर सकता है, B भी कर सकता है, but it may be noted that only one e-way bill is required. उस केस में सिर्फ एक ही e-way bill चाहिए, चाहे A करे चाहे B करे, ठीक है? ठीक है, अब आते हैं कि पार्ट ए और पार्ट बी में क्या होता है, ठीक है? तो जीएसटी फॉर्म जीएसटी EWB 01 फॉर्म तो ये है, दो पार्ट होता है पार्ट ए। पार्ट ए में क्या है, आपको मैंने एक रेफरेंस दिया भी था कि जीएसटीएन होता है सप्लायर का, रिसिपिएंट का, प्लेस ऑफ डिलीवरी इंडिकेटिंग पिन कोड, डॉक्यूमेंट, टैक्स इनवॉइस, बिल ऑफ सप्लाई, डिलीवरी चलाने, बिल ऑफ एंट्री जो वहाँ पे हो आपके पास, नंबर एंड डेट, value of goods, HSN code, reason for transportation to be furnished by the registered person who is causing movement of good. अब movement cause कौन करता है आपको पता है? अगर सप्लायर रजिस्टर्ड हो और वो कहा हो कि मैं ही अंडरटेक करूंगा सब मूवमेंट ऑफ गुड्स, मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके घर तक पहुंचाना, तो उस केस में सप्लायर इशू करेगा। अगर रिसिपिएंट रजिस्टर्ड हो और वो कहे कि नहीं मैं खुद ही अपना सामान ले जाऊंगा, तो उसके में रिसिपिएंट काउज किया मूवमेंट ऑफ गुड्स। अगर सप्लायर अनरजिस्टर्ड हो तो भले वो ये कह रहा हो कि मैं आपके घर तक पहुंचाऊंगा, फिर भी उस केस में अगर रिसिपिएंट रजिस्टर्ड है तो रिसिपिएंट ही इशू करेगा। समझ में आ गया? पार्ट बी ट्रांसपोर्टर डिटेल होता है, जैसा आपको बताया था मैंने, गुड्स रिसीट नंबर, रेलवे रिसीट नंबर, एयरवे बिल नंबर और बिल ऑफ लैंडिंग नंबर, व्हीकल नंबर इन केस ट्रांसपोर्ट बाय रोड to be furnished by the person who is transporting the goods. ये कौन भरेगा? ट्रांसपोर्टर। समझ में आ गया? तो पार्ट बी भरता है ट्रांसपोर्टर, पार्ट ए कौन भरता है? पर्सन हु काउजिंग द मूवमेंट ऑफ गुड्स। समझ में? हाउएवर इंफॉर्मेशन इन पार्ट ए का इंफॉर्मेशन मे बी फर्निश्ड। पार्ट ए ट्रांसपोर्टर भी भर सकता है अगर उसे अथोराइज किया गया है, किसके द्वारा? रजिस्टर्ड पर्सन के द्वारा, ठीक है? कौन रजिस्टर्ड पर्सन? वो रजिस्टर्ड पर्सन जो मूवमेंट काउज कर रहा है, काम खत्म। अगर ई कॉमर्स ऑपरेटर का केस है या कुरियर एजेंसी का केस है, वेयर द गुड्स टू बी ट्रांसपोर्टेड और सप्लाइड थ्रू सच एन ई कॉमर्स ऑपरेटर, मैंने अमेजॉन फॉर एग्जांपल, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, अनऑथराइजेशन रिसीट फ्रॉम कंसाइनर, अगर कंसाइनर मतलब कौन? जो सेलर रहता है अमेजॉन के ऊपर, अगर उसने ऑथराइजेशन दे रखा है अमेजॉन को कि तुम ही कर देना ई-वे बिल इशू, सेलर ने दे रखा है फ्लिपकार्ट को तुम ही इशू कर देना, तो उस केस में पार्ट ए कौन इशू करेगा? वो ई कॉमर्स ऑपरेटर या वो कुरियर एजेंसी मतलब DTDC, ठीक है? समझ गए? तो यहाँ पे कुरियर एजेंसी इशू कर सकता है, ई कॉमर्स ऑपरेटर इशू कर सकता है खुद से, अगर ऑथराइज किया गया है इसके द्वारा, कंसाइनर द्वारा। Once the consigner consignee enter all detail in part A of e-way bill, a part A slip is generated which contain a TRN temporary reference number. This slip can be shared with the transporter को दे दिया जाएगा, or used by the supplier himself later to enter detail in part B of e-way bill and generate the e-way bill. Thus, this will be useful when supplier has prepared invoice relating to his business transaction but does not have a transportation detail. Thus, he can enter invoice in part A of e-way bill and keep it ready for entering detail of motor transportation in part B of e-way bill. तो कहने मतलब पार्ट बी खुद चाहे, ठीक है, सप्लायर खुद से भी पार्ट बी भर सकता है, ट्रांसपोर्टर भर देगा, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रांसपोर्टर को कहा गया कि तुमको तो भरना ही भरना है, पर सप्लायर चाहे तो वो भी पार्ट बी भर सकता है, उसके पास वो ऑप्शन अवेलेबल रहता है, ठीक है? पर क्योंकि मुझे पता नहीं, स्मॉल बिजनेस में तो पता है, लेकिन एक बड़ा बिजनेस है तो मुझे पता नहीं कौन सा ट्रक है, क्या नंबर है, ठीक है? तो उस केस में पार्ट बी, जनरली पार्ट बी बड़े बिजनेस में ट्रांसपोर्टर खुद ही भरता है। समझ में आ गया?
Once the good are ready for movement from the business premises and transportation detail are known, the user can enter the part B detail and generate the e-way bill for the movement of good. E-way bill can be generated only after entering the detail in part B. जब तक आप part B नहीं भरिएगा तब तक e-way bill generate नहीं होगा, ठीक है, समझ गए? अब यहाँ पे हम लोग आज के लिए लगाते हैं फुल स्टॉप। अब कल यहाँ से करेंगे हु इज मैंडेटरली रिक्वायर्ड जनरेट ई-वे बिल। आप कहिएगा तो कुछ देर पहले भी आया था, तो हाँ कुछ देर पहले भी आया था, बट वहाँ कुछ और टॉपिक था, ठीक है। कहाँ पे था? ये कंसाइनमेंट वैल्यू कम हो तो भी इशू करना है, ठीक है, ये आया था। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे है कि आपको ई-वे बिल इशू करना ही करना है, कंसाइनमेंट वैल्यू से मतलब नहीं है, मैंडेटरली रिक्वायर्ड जनरेट ई-वे बिल, ठीक है। तो 50,000 के ऊपर करना ही करना, तो पता ही हम लोग को, सॉरी यहाँ पे हम लोग जानेंगे किसे जनरेट करना, और सेम वही चीज आगे देखिए, कल पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा। तो अभी जो हमने ऊपर पढ़ा था उसमें क्या था? 50,000 से कम हो तो भी इशू करना है, दो केसेस था, ठीक है। यहाँ पे ई-वे बिल इज जनरेटेड बाय द कंसाइनर और कंसाइनिंग हिमसेल्फ, ट्रांसपोर्टेशन बीइंग डन इन ओन हायर्ड कन्वेयंस और बाय रेलवे, बाय एयर और वेसल। The goods are handed over to the transporter for transportation of by road. E-way bill is generated by transporter, where neither the consignor or consignee generate the e-way bill and the value of good is more than 50,000. It's a responsibility of transporter to generate it. This can be explained in detail below. ठीक है। अच्छा, यहाँ इस वाले को कंफ्यूज हो रहा था, इस वाले पैरा में हम लोग पढ़ेंगे कौन इशू करेगा, जनरेट करेगा ई-वे बिल, सप्लायर, रिसिपिएंट की ट्रांसपोर्टर, ठीक है, जानेंगे आगे।